हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो आज 9 तारीख है और 9 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। और जो हमारे दोस्तों के द्वारा बच्चों के द्वारा दिए गए हैं कुछ ऑथेंटिक सवाल हैं जो 100% जो आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं वो रिपीट भी हुए हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बोला था कि इसमें जो क्वेश्चन है एनटीपीसी में, ये बहुत शिफ्टों में पेपर चलता है और आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस शिफ्ट में जो आए हुए होते हैं वही आ जाते हैं। तो आज बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं और आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन है उनको आज हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ऑथेंटिक क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में जो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, इस पर कौन सा दिवस मनाया गया था। जो ये दिवस मनाया गया था ये था आपका जनजातीय गौरव दिवस। 2024 में मनाया गया था जनजातीय गौरव दिवस। और जो आपका जो बिरसा मुंडा जयंती मनाना कब से शुरू किया गया था, ये 15 नवंबर 1921। आपको पता है बिरसा मुंडा की जो जन्म तिथि है वो 15 नवंबर है, तो 15 नवंबर 2021 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ था। और 2024 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो जनजातीय गौरव दिवस का इसका नाम रखा गया था। अब कंप्यूटर को हमने कल आपको डाला था, उसी प्रकार आप कंप्यूटर से आज करीब 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, उनको सभी को देखेंगे। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन था, कोई भी टेक्स्ट है हम उसको कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए शॉर्टकट थी। तो आज हम आपके लिए शॉर्टकट की का एक वीडियो डाल देंगे जहाँ से हर एक पेपर में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्टकट की से पूछे जा रहे हैं। और बस वो आपका 10 मिनट का वीडियो होगा, वहाँ से आपका वीडियो है कोई भी बाहर नहीं जाएगी आपकी शॉर्टकट की, ये हम आपको दावा करते हैं। जैसे कि आपको टेक्स्ट कॉपी के लिए आपका Ctrl+C होता है, और अगर पेस्ट करना है तो Ctrl+V होता है। एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था कॉपी और पेस्ट के लिए क्या करते हैं। और अगर यहीं पे कट के लिए पूछा, कट और पेस्ट के लिए, तो Ctrl+B होता है, और पेस्ट के लिए Ctrl+V होता है। अरे सॉरी, कट के लिए जो होता है वो Ctrl+X होता है, और जो आपका कॉपी के लिए जो पेस्ट के लिए होता है वो Ctrl+B होता है। इसको भी याद रखना है। इसके साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, MS वर्ड में मर्ज जो पेज होता है, जो मार्जिन पेज मार्जिन होता है, इसको किस टैब के द्वारा हम पेज मार्जिन लगा सकते हैं। तो ये होता है आपका पेज लेआउट। एक पेज लेआउट टैब होता है, उसमें आपका मार्जिन होता है। अब मार्जिन ये पूछा जा सकता है नेक्स्ट में कि मार्जिन कितने प्रकार का होता है। ये आपका होता है 4 प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक होता है लेफ्ट मार्जिन, एक होता है राइट मार्जिन, एक होता है सेंटर मार्जिन, और एक होता है गटर मार्जिन। इस प्रकार आपके 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर और गटर। इस प्रकार नेक्स्ट चलेंगे तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी शॉर्टकट क्या होती हैं। अगर Ctrl+R करेंगे तो आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट मार्जिन। Ctrl+L करेंगे तो लेफ्ट मार्जिन होगा, और Ctrl+E करेंगे तो आपका सेंटर मार्जिन होगा। और एक होता है आपका जो जस्टिफाई, Ctrl+J करेंगे तो आपका जस्टिफाई होगा। ये इस प्रकार आपके 4 जो है होते हैं वो मार्जिन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका 1857 का विद्रोह था, उससे पूछा गया था, जो भोलानाथ तिवारी हैं ये किस विद्रोह से संबंधित थे। तो ये थे 1857 के विद्रोह से, जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 में, इससे संबंधित थे। और इन्होंने जो विद्रोह किया था वो बलिया से किया था। आपको पता है जो सबसे ज़्यादा सैनिक थे 1857 के विद्रोह में वो भी बलिया से थे। इसके बाद आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्व में कौन सा देश स्थित है। आपको देशों की सीमाएं भी आपको याद होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश में अभी पूछा गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो पूर्व में है वो आपका म्यांमार है। ऑप्शन दिए गए थे, म्यांमार दिया गया था, श्रीलंका दिया गया था, आपका नेपाल दिया था, चीन भी दिया था, भूटान दिया था। इस प्रकार ऑप्शन दिए थे, तो आपका म्यांमार इसका आंसर था। अब हम म्यांमार के कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। घनत्व है म्यांमार का वो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर जो रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? 17। इसकी राजधानी है वो ईटानगर है। और इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 20 फरवरी 1987 को। कब इसकी स्थापना हुई? 20 फरवरी 1987 को। इसके बाद और आगे इसके कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपके अभी नहीं, आगे नेक्स्ट जो भी शिफ्ट होगी उसमें यहाँ से पूछा जाएगा। जैसे कि इसकी और सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा असम और नागालैंड से लगती है। अगर हम जनसंख्या ग्रोथ पूछें,
अगर जनसंख्या सबसे जो ग्रोथ हुई थी वो आपके अरुणाचल प्रदेश में हुई थी, और जबकि नेगेटिव ग्रोथ हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार वो हुई थी आपकी नागालैंड में। आपकी नेगेटिव ग्रोथ थी, यानी कि यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी नहीं थी, यहाँ पे जनसंख्या कम हो गई थी। इसके बाद आगे चलेंगे। यहाँ पे जो प्रमुख नदी है वो है आपकी लोहित नदी। इस पे लोहित नदी पे आपका एक जो भारत का सबसे बड़ा पुल है वो आपका ढोला सादिया पुल है, ये यहीं पे लोहित नदी पे। इसके बाद राजकीय पक्षी है यहाँ पे हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल आपका नागालैंड का भी राजकीय पक्षी है और आपका अरुणाचल प्रदेश का भी है। अब हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। जैसे पोषक अभियान पूछा गया था, पोषक अभियान जो राष्ट्रीय जो महिला पोषक अभियान चलाया गया था, इसको किसने शुरू किया गया था? ये किया गया था पीएम मोदी का, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं इन्होंने शुरू किया गया था। अब इनसे आपसे पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य पूछे तो कुपोषण को कम करना इसको उद्देश्य था। जो महिला स्तनपान कराती हैं या किशोरियां हैं उनको जो आपकी कुपोषण है इसको कम किया जा सके, इसको उद्देश्य को लेकर जो आपका पोषण महिला पोषण अभियान चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। डाटा को सुव्यवस्थित करने का कारण क्या होता है? अगर हम जो डाटा है, कोई भी हम डाटा लेते हैं जैसे वर्ड में या एक्सेल में, तो उसको अगर सुव्यवस्थित रखते हैं तो इसका क्या लाभ होता है, क्या कारण होता है? तो इसका होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से, डाटा को आसानी से समझा जा सके। अगर कोई भी डाटा अगर व्यवस्थित होगा, एक सही क्रम में होगा, तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें किस देश का घनत्व है अंधत्व है, जिसको ब्लाइंडनेस कहते हैं या इसको ट्रोकोमा बोलते हैं, जो WHO के द्वारा इसे मुक्त किया गया। कौन सा देश मुक्त किया गया? इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया को ट्रोकोमा मुक्त अभी WHO के द्वारा किया गया। और नाइजीरिया में एक नदी बहती है जिसको कहते हैं नाइजर नदी, जिसको हम नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। और नाइजर ये नदी है, इसके किनारे बहुत से पाम ऑयल के पेड़ हैं और यहाँ पे इसको पाम ऑयल कंट्री भी बोलते हैं नाइजीरिया को। नेक्स्ट है जो सुनीता विलियम्स है। सुनीता विलियम्स कितने दिन अंतरिक्ष में रहीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला, ये हो सकता है दूसरी शिफ्ट में पूछा जाए। यहाँ पर 286 दिन यहाँ पे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहीं। और जो आपको स्टार लाइनर जो ड्रोन था, इसके द्वारा स्पेस एक्स का जो एक मिशन था जिससे ये वापस आई, वापस कब आई, वापस की भी आपकी डेट पूछी जा सकती है। ये 19 मार्च 2025 को वापस आई। और जो इनके साथी थे, ये इनके 2 लोग अंतरिक्ष में फंस गए थे। इनका जो साथी थे वो बिलमोर थे और सुनीता विलियम्स, 2 लोग ये अंतरिक्ष में फंसे हुए थे, एक बिलमोर और सुनीता विलियम्स। 19 मार्च 2025 को ये दोनों लोग वापस आ गई। स्पेस एक्स का जो एक मिशन था जिससे ये लोग वापस आए। और जो आप इन्होंने जो गई थी वो किस मिशन के तहत गई थी और कौन से वो विमान से गई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहासकार जो सरहिंद है, इतिहासकार सरहिंद ने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है? जो सरहिंद एक इतिहासकार हैं, इन्होंने किस वंश को तुर्की के खलीफा से जोड़ा है? इन्होंने जोड़ा है मुगल वंश के। ये मुगल वंश हैं, ये तुर्की के खलीफा के वंशज मानते थे कि हम तुर्की के खलीफा के वंशज हैं। इसके बाद एक नया और क्वेश्चन है, अल्ट टैब। ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है कि अल्ट टैब से हम क्या करते हैं। अल्ट टैब था ओपन एप्लीकेशन के माध्यम से स्विच करते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन अगर ओपन है तो उसमें से हम एक एप्लीकेशन, जैसे वर्ड ओपन है, आपका एक्सेल ओपन है, पावर पॉइंट ओपन है, तो जैसे ही हम अल्ट टैब करेंगे, वर्ड पे काम करते हैं, अल्ट टैब जैसे ही दबाएंगे वैसे ही पावर पॉइंट पे चले जाएंगे और फिर अल्ट दबाएंगे तो आपको बिना मिनिमाइज किए आपको डायरेक्ट पावर पॉइंट पे पहुंचा देगा। ये आपका अल्ट टैब का कार्य होता है। नेक्स्ट है जो आपकी सहकारी समिति है। आपको पता है सहकारी समिति जो संविधान संशोधन है वो 97वां है। इसका संशोधन क्यों किया गया था, इसका क्या कारण था? तो इसमें बताया गया था कि सहकारी समितियों के कार्यान्वयन के लिए मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए जो इसका संशोधन किया गया था। जो सहकारियाँ समितियाँ हैं, इनको जो कार्यक्रम है उनको मजबूत करना और पारदर्शिता लाई जाए, इसके तहत उनको किया गया है। अगर पूछा जाए, जो ये आपसे पूछा गया है कि सहकारी समिति हैं वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद हैं वो 19(1) क्लॉज सी में रखी गई हैं और भाग जो जोड़ा गया था वो 9(b) जोड़ा गया था। और जो ये संविधान संशोधन हुआ सहकारी समिति का, ये 2012 में इसका संशोधन किया गया था। ये जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ये आप ये मानिए 99% आपसे नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है एक आपका युद्ध अभ्यास आया था।
जिसको नाम था अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास। अग्नि योद्धा युद्ध अभ्यास हुआ था, ये जो देवबाली है महाराष्ट्र में, यहाँ पे हुआ था। अब आपका पूछा जाता किस किस के बीच हुआ था, ये भारत और सिंगापुर के बीच होता है। देवबाली दानापुर जो महाराष्ट्र है यहाँ पे हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है आपको जम्मू कश्मीर जो अभी चुनाव हुए, आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में किस संगठन से सरकार बनी है। ये जम्मू कश्मीर सरकार बनी है और कश्मीर नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और जम्मू कश्मीर और नेशनल कांग्रेस से दोनों की जो गठबंधन की यहाँ पे सरकार है। अब यहाँ पे चुनाव पूछा जा सकता है कि चुनाव कब संपन्न हुए थे। चुनाव यहाँ पे 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक इसमें चुनाव संपन्न हुए थे। ये 2014 के बाद यहाँ पे पहली बार चुनाव कराए गए। आपको पता है जो जम्मू कश्मीर यूटी है, इसको यूटी बनाया गया 2019 में। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख, वो जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाया गया, वो 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। इन दोनों को यूटी को एक यूटी बना दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे अनुच्छेद 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था उसको हटा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है 2025 की जलवायु परिवर्तन परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, इसका इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसमें प्रथम स्थान है, इसमें कोई नहीं रहा था, क्योंकि इसमें किसी ने भी जलवायु परिवर्तन के प्रति इतना अच्छा काम नहीं किया जिसको पहले स्थान पर लाया सके। तो पहले स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान पर कोई नहीं था। तो किस स्थान पे था? यहाँ पे था 14 स्थान पे। यहाँ पे चौथे स्थान पे था, वो आपका डेनमार्क था। कौन था? 4th स्थान पे यहाँ पे डेनमार्क रखा गया था कि आपका 4th स्थान पे डेनमार्क है। और जो भारत का जो स्थान था, भारत का इसमें था स्थान, वो था 10, यानी कि भारत को इसमें जो स्थान मिला था वो आपका 10वां स्थान मिला था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो आपका नृत्य से संबंधित था, जो आपका छऊ नृत्य है। छऊ नृत्य है, ये कहाँ, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें गायन यानी कि संगीत नहीं बजाया जाता और नृत्य किया जाता है? तो ऐसा नृत्य है केवल छऊ। ये आपकी युद्ध और शारीरिक कौशल होता है, इसको भी हम एक नृत्य में रखा गया है, और लेकिन ये आपका क्या होता है, युद्ध और शारीरिक कौशल होता है। अब कौन कौन से आपके जो नृत्य होते हैं उनको भी देख लेते हैं। कथक होता है जो कि आपका उत्तर भारत का होता है, संगीत नाटक अकादमी की ओर से जो शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं वो आपके बताए गए हैं 8, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे कथक है, ये उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी है, वो आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया है, ये असम का है, जिसको करने वाले हैं शंकरदेव। इसके बाद जो आपका ओडिसी है, ये आपका उड़ीसा का है। और जो आपका कथकली केरल का है, और आपका एक है मोहिनीअट्टम, ये भी आपका केरल का है। ये आपके नृत्य हो गए। फिर इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि डीपीएसपी किस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन था वो अनुच्छेद 88 दिया गया था, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। अब डीपीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद अगर 336 से जो 51 तक कोई भी अनुच्छेद दिया होगा वो आपके सभी डीपीएसपी के तहत आते हैं, और इससे अतिरिक्त जो भी दिया होगा वो डीपीएसपी पे नहीं आएगा। अब डीपीएसपी का फुल फॉर्म पूछा सकता है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। और ये डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे? ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। अब डीपीएसपी को हिंदी में क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। इसके बाद ये क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट है, ये 25 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और आज ये फिर रिपीट हुआ। 2024 में जो शिशु मृत्यु दर है इसका कितना % रहा है? जो 2024 में के अनुसार जो रिपोर्ट आई है, ये आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था कि शिशु मृत्यु दर है वो कितनी रही है। इसका आंसर था 28%, जो कि 1000 जो जन्म लेने वाले बच्चों में से 28% ऐसे बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि 280 बच्चे ऐसे हैं 1000 में से जिनकी मृत्यु होना संभव है। ये भारत की रिपोर्ट थी, ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी वो थी। तो इस प्रकार आपके जितने भी क्वेश्चन बने, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, और ये 100% पूछे गए, और नेक्स्ट में भी आपको पूछे जाएंगे। ये लिस्ट है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, यह PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और ये
ये जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, उनको भी आपको याद करना है। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो जैसे ही सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट का पेपर होता है उसका भी एनालिसिस आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करवाएंगे। तो आप बिल्कुल, आपका किसी भी अगर शिफ्ट में पेपर है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।